जय हिंद बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सर्कल्स। ठीक है, सर्कल से बच्चों तुम्हारे दो क्वेश्चंस आपको एनडीए में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो सर्कल से 2022 फर्स्ट वाले पेपर में बच्चों केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, पर सर्कल का इस्तेमाल बाकी सब टॉपिक्स में भी हो रखा था। जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो वहां पर उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने को कहा था आपको सर्कल्स के बारे में। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो दो क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं मिल सकते हैं। ठीक है, अब सर्कल के बारे में बात करते हैं। कोनिक का पार्ट है वैसे ये। अब इस बेसिक बेसिक शुरुआत में जो बात होती है कि सर्कल आपका है क्या, 2D फिगर है, ये सबको पता है। इसका ना लोकस होता है। लोकस का मतलब क्या होता है बच्चों की कोई मूविंग पॉइंट होगा आपका, कुछ सर्टेन कंडीशंस के ऊपर काम कर रहा होगा, तो उसके बाद जो पाथ ट्रेस होगा हम उसी चीज को क्या कहेंगे, लोकस कहेंगे। अब इसमें आपको दो चीजें ध्यान रखनी होती है बच्चों। एक बात होती है, लोकस को कभी भी बनाने के लिए आपका एक पॉइंट माना जाता है। ठीक है, जिसको हम जनरली क्या नाम देते हैं, पी। इस पी पॉइंट को नाम दिया जाएगा आपका, ये कोई मूविंग पॉइंट होगा और इसी पॉइंट को कहा जाता है तुम्हारा क्या, लोकस। यही पॉइंट भी हमारा क्या है बच्चों, लोकस। ठीक है, क्योंकि यही चीज क्या करेगा अभी आगे चल करके पाथ को ट्रेस करेगा। अब ऐसे सोचो, इधर पर हमारा ये लोकस रहा, आपके साथ में यहाँ पर इस जगह पर कोई पॉइंट हो। ठीक है, इस पॉइंट को हम जनरली ओ मान लेते हैं। और ये जो ओ पॉइंट होता है इसकी खासियत ये होती है बच्चों, ये पॉइंट हमारा फिक्स्ड रहेगा, यानी कि हिलेगा नहीं। अब हमने कहा ना लोकस अब केवल उस बात को बोलोगे जो सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करेगा। यहाँ पर जो कंडीशन होती है इसके पास में ये होता है कि आपका जो ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस है, ओ से लेकर के पी तक का डिस्टेंस हमेशा क्या चलना चाहिए, कांस्टेंट चलना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट रहना चाहिए। अब सोच करके देखो, क्या ये पी पॉइंट आगे उठ करके मूव कर सकता है? आप कहेंगे नहीं मूव करेगा। फर्दर अगर सोच करके देखो, ये पॉइंट पी आगे नहीं जा सकता, ये पीछे नहीं आ सकता, तो फिर ये जा कहां सकता है? आप ऐसे सोच करके देखो, क्या ये पी पॉइंट उठ करके यहां पर आ सकता है? आप कहोगे बिल्कुल आ सकता है, बस शर्त वही रहे कि ओ से पी तक का डिस्टेंस क्या रहे हमारा। यही पॉइंट उठ करके अगर यहां लाना चाहो तो बिल्कुल यहां पर भी आ सकता है। अब अगर आप इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन अप करा दो तो आपको एक ऐसा 2D फिगर मिलेगा जिसका नाम क्या होता है, आपका सर्कल नाम होता है। ठीक है, अब इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरी क्या चीज होती है, हमारी जनरल फॉर्म। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म का मतलब क्या बना, इस चीज को समझ लेंगे थोड़ा सा। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है, आपने अभी देखा ना, आपका जो एक पॉइंट था जिसको हम जनरली क्या नाम दे रहे थे, सेंटर, हमने इसको ओ पॉइंट नाम दिया था। इसको जनरली हम क्या मानते हैं बच्चों, देखो एच कॉमा के मान लेते हैं। फर्दर सोच करके देखो, यहाँ पर कोई पी पॉइंट था, आप जनरल पॉइंट इसको रिप्रेजेंट करते हो, हम इसको क्या नाम देते हैं, एक्स कॉमा वाई। आपने अभी कहा कि ओपी जो है आपका वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप इस कांस्टेंट टर्म को कुछ भी मान सकते हो, मैंने जनरल टर्म मान लिया इसको आर। अब अगर मैं इस ओपी का डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो रूट अंडर एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में वाई माइनस के का होल स्क्वायर आ जाएगा। और आपने अभी कहा था कि ये चीज हमारी किसी कांस्टेंट टर्म के बराबर है। अगर मैं दोनों बोथ साइड में स्क्वायरिंग कर दूंगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगा, देखो एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये बना, अगर आपके पास कोई सेंटर अवेलेबल करा दे या रेडियस अवेलेबल करा दे तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी एक और फॉर्म होती है बच्चों हमारे पास, दूसरी फॉर्म क्या होती है, जनरल। देखो दोनों चीजों में डिफरेंस केवल इतना है, अगर आपको सेंटर और रेडियस दे दिया जाए तो सेंटर और रेडियस देने के बाद जो आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है, आप उसको किसके थ्रू सोचोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म के थ्रू। जनरल फॉर्म का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, देखो जनरल फॉर्म का मतलब जस्ट अपोजिट होता है। यहां पर आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने होते हैं। इस बार आपको सेंटर और रेडियस दिया नहीं जाएगा, आपको इस बार फाइंड आउट करना। अभी जनरल फॉर्म क्या बनी है बच्चों, सोच करके देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को एक्सपेंड करना चाहूं तो एक्सपेंड में करूंगा तो आपके पास कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का 2hx आएगा। फर्दर अगर मैं इस टर्म को एक्सपेंड करता हूं तो ये आएगा मेरा प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का 2ky, और इक्वल टू में कितना चल रहा था हमारा आर स्क्वायर। अब फर्दर एक चीज नोटिस करोगे आप इधर पर, अगर मैं ये सोचूं कि इस जगह पर आपका एच स्क्वायर कोई कांस्टेंट टर्म होगा, इसी तरीके से के स्क्वायर कोई कांस्टेंट टर्म होगा और आर स्क्वायर कोई कांस्टेंट टर्म। इन तीनों कांस्टेंट टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट करा के आपको एक नया कांस्टेंट टर्म मिलेगा। साथ साथ ही साथ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2hx 2ky ये शामिल नहीं होंगे, ये हूबहू इक्वेशन में आपको ऐसे ही नजर आएंगे। तो कहने का मतलब क्या बना, कहने का मतलब ये बनता है बच्चों, आपका जो जनरल इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन आपका कुछ इस फॉर्म में चलता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। ध्यान रखना यहाँ पर मैं h मान रहा था, उसको h हम जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म में मानते हैं और जनरल फॉर्म में हम उसको क्या लिख सकते हैं, x के कोफिशिएंट को 2gx। फर्दर कितना लिखोगे बच्चों आप इस बात को, 2fy प्लस का c बराबर में 0। कहने का मतलब मैं कहा था ना तुम्हें कि एच स्क्वायर लोगे, के स्क्वायर लोगे और आर स्क्वायर लोगे,
इन तीनों कांस्टेंट टर्म को ऐड सब्ट्रैक्ट अगर करा भी दिया जाए तो आपको एक नया कांस्टेंट टर्म मिल जाता है। अब बात हो रही थी कि हम इससे सेंटर रेडियस पता करने वाले थे, वो तो हमारे पास आया नहीं है। वो बच्चों कैसे आता है, देखो सेंटर जो आता है इससे डायरेक्ट कंपेयर करोगे, हालांकि परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना करके आप इसको कंपेयर कर सकते हो, पर उतना नहीं सोचते हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं कितना, देखो माइनस जी कॉमा माइनस एफ। अगर आप रेडियस की बात करोगे तो रेडियस कितना आ जाएगा आपका, आपने जो जी निकाला होगा रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस कितना कह दोगे आप इस बात को सी। ठीक है, ये कितना मिल जाएगा आपको इधर पर रेडियस। ठीक है, अब इस चीज से हम क्वेश्चन किस तरीके से पिक कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपको एक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। आपको दो बातें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है बच्चों, एक सेंटर निकालना है आपको और दूसरा आपको निकालना है इसका यहाँ पर रेडियस। अब सेंटर और रेडियस निकालने के लिए करोगे क्या, सिंपल लॉजिक यही है कि आप इस इक्वेशन को उठाओगे, आप कंपेयर करोगे। मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, कंपेयर वगैरह करके नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट भी आप उसको निकाल सकते हो। 2fy प्लस सी बराबर 0। अगर मैं यहाँ पर कंपेयर करूंगा चीजों को तो आपको कुछ बातें मालूम चलेंगी। पहली बात आपको ये मालूम चलेगी कि 2g का जो वैल्यू है बच्चों वो 4 के बराबर है। विद साइन आपको कंपेयर करना है इसमें, और जो 2f का वैल्यू है वो आपका कितना है बच्चों, -6 है। अगर मैं g का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे पास 2 आएगा, f का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो मेरे पास में 3 आ जाएगा। अब अगर मैं बात करूं तुमसे कि सेंटर निकालना था, सेंटर क्या होता है बच्चों, देखो माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है। अगर मैं माइनस जी माइनस एफ रखूंगा तो कितना मिलेगा, देखो -2 कोमा +3। कहने का मतलब मैं इस चीज को डायरेक्ट भी तो पिक कर सकता था। आपको जी और एफ से जो मतलब है वो एक्स और वाई के कोफिशिएंट ही है आपके, और एक्स और वाई के कोफिशिएंट है कितने में, देखो एक्स का कोफिशिएंट 4 है और वाई का कोफिशिएंट 6 है। कहने का मतलब अगर आपको जी चाहिए तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यानी कि सेंटर की मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, आप x के कोफिशिएंट को हाफ करके विद साइन चेंज कर दोगे। अगर जैसे अभी इधर पर प्लस साइन, आप उसमें क्या लगा दोगे माइनस। अगर यहाँ पर -6 है तो आप उसको 2 से डिवाइड करोगे, -3 आएगा, साइन चेंज करोगे तो फिर कितना आ जाएगा आपका +3। तो इसलिए इस तरीके से हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, किसी का भी सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है रेडियस के ऊपर। रेडियस क्या होता है बच्चों, रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, प्लस में 9 आएगा, और सी कितना था, देखो सी था बच्चों हमारा, कंपेयर करने से सी का वैल्यू आ रहा था +1। सी को यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना होता है तो -1 इस बात को सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर मैं इस बात को सॉल्व भी करना चाहूँ तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, रूट अंडर 12 आ जाएगा। ठीक है, ये इतना यूनिट्स हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रेडियस हो जाएगा। ठीक है, अब अगली बात आती है हमारे पास, एक दूसरा क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन के बारे में बात की जा रही है फिर दोबारा से। आपको ये कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन आपको निकालनी है एक सर्कल की, जो कि किसी सर्कल के साथ कंसेंट्रिक है। ध्यान से बात को समझना, मान लो मेरे पास एक ये सर्कल रहा, इसका कुछ सेंटर होगा। ठीक है, इसका नाम मैं रख देता हूँ बच्चों भी फिलहाल के लिए C1, मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, एक दूसरा सर्कल इसके साथ कंसेंट्रिक है। कंसेंट्रिक सर्कल वो सर्कल होते हैं बच्चों जिनका रेडियस डिफरेंट हो और आपका सेंटर क्या रहे बच्चों, दोनों बातों का सेम रहे। एक का रेडियस में, अभी जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस में कैपिटल आर मान लेता हूँ, और जो आपका छोटे वाला सर्कल है बच्चों उसका रेडियस मैंने अभी कितना मान लिया, देखो यहाँ पर इसका रेडियस मैंने मान लिया बच्चों स्मॉल आर। ठीक है, अब सोचने की बात है, मुझे इक्वेशन जो निकालना है ना बच्चों, मैं मान लेता हूँ कि अगर ये वाली जो इक्वेशन मुझको दी हुई है, ये वाली इक्वेशन, ये किसी सर्कल C1 की, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है अभी कि कौन सर्कल अंदर होगा या कौन सर्कल बाहर होगा, वो आपका खुद मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब फर्दर सोच करके देखो, अगर ये C1 का इक्वेशन रहा और अंदर पे कौन है, मेरा C सर्कल है, मुझे C सर्कल की रिक्वायर्ड इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, अब फर्दर सोचो, देखो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको दो बातों की नीड होती है। देखो अगर मुझे सर्कल सी की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे उसका सेंटर पता होना चाहिए, और दूसरी बात मुझे उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। अब सोच करके देखो, अगर ये दोनों बातें आपस में क्या थी, कंसेंट्रिक थी, तो जो सेंटर आपका C1 का होगा वही सेंटर किसका होगा बच्चों, तुम्हारा C का होगा। अब मैं C1 का सेंटर निकालना चाहता हूं तो डायरेक्ट सेंटर कैसे निकाल सकता हूं, मैं बताया मैंने 2 से डिवाइड करोगे बच्चों, आप इस बात को x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे, -4 आएगा, -4 का साइन चेंज करोगे तो +4 आ जाएगा। फिर दोबारा सोचो, y के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो +3 आएगा, साइन चेंज करोगे तो -3 आएगा। यही सेंटर कौन होगा बच्चों, यही सेंटर तुम्हारा किसका आ जाएगा, यही सेंटर तुम्हारा सी का आ जाएगा। फर्दर सोच करके देखो, मुझे चाहिए थी बच्चों रेडियस। अब रेडियस निकालने का तरीका क्या होगा, आपको ये बात मालूम है कि जो मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है बच्चों वो किससे पास करके जा रहा है, देखो वो पास करके जा रहा है बच्चों तुम्हारा -2, -7 से। अगर मुझे किसी का सेंटर पता चल जाता है और सर्कल किसी पॉइंट से पास करके जा रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच में फिर दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगा देता हूँ बच्चों, मुझको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस कितना आ जाएगा, देखो डिस्टेंस यानी कि 4, -3 में से बच्चों -2, -7 को डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। 4 -2 +6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर सोचो, -3 ये रहा बच्चों तुम्हारा, -3 में से -7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो +7 हो जाएगा। +7 में से -3 आप घटा रहे हो तो फिर दोबारा कितना हो जाएगा बच्चों तुम्हारे, ये +4 स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इस बात को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों मेरे पास में, ये अपने पास में आ जाएगा बच्चों रूट अंडर 50। अब ये रूट 50 यूनिट्स जो भी आ रहा है बच्चों, ये हमारा रहा रेडियस। इक्वेशन निकालना आसान है, देखो यहाँ पर क्या लगाया जाएगा बच्चों, तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने कहा ना स्टैंडर्ड फॉर्म आप तब तक लगाओगे
जब जब आपके पास में सेंटर और रेडियस मालूम होगा। अब अगर मैं इसको लगा देता हूं तो ये कितना मिल जाएगा बच्चों मुझको, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में r का स्क्वायर करूंगा, डेट इज कितना आ जाएगा 50। अब फर्दर अगर मैं इस बात को और भी ज्यादा फर्दर प्रोसीड करूंगा तो ये मिल जाएगा मुझको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से जो भी टर्म्स आ रही है बच्चों, माइनस का 8x आएगा, प्लस का 6y आएगा, इधर से आपको मिलेगा बच्चों माइनस का 16 ये रहा, प्लस का 9 ये रहा और प्लस का 50 तुम्हारा ये रहा। ठीक है, राइट हैंड साइड में होगा, -16 और +9 कर लोगे तो आपको -7 मिल जाएगा। -7 आप राइट हैंड साइड उठा करके ले जाओगे तो इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 7, इस तरफ भी उठा करके रख सकते हो तो -57 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, जो सेंटर हमारा सी था उसकी इक्वेशन हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो इसके साथ में इंपॉर्टेंट चीजें हैं बच्चों, आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है। जैसे कि मैं एक पहली बात करूं, पहली चीज क्या है हमारे पास में, नेचर ऑफ सर्कल के बारे में। ठीक है, नेचर ऑफ सर्कल से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि सर्कल का नेचर होता क्या है। नेचर ऑफ सर्कल की डिपेंडेंसी जो है ना बच्चों, रेडियस के ऊपर है इसकी। ठीक है, जो जनरल फॉर्म में हमने रेडियस देखा था, रेडियस कितना आ रहा था हमारा, √g² प्लस f² माइनस सी। अब जिस तरीके से रूट के अंदर में टर्म आ रखी है बच्चों, ये रूट के अंदर में जो टर्म है, ये रूट के अंदर वाली टर्म आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ये आपका जीरो भी हो सकती है। अब इन सब चीजों के ऊपर हम बात करना चाहते हैं। पहली बात सोच करके देखो, इस जगह पर अगर बच्चों तुम्हारा g² प्लस f² माइनस सी ग्रेटर देन 0 रहा, तो इस केस में बच्चों आप क्या कहते हो, सर्कल जो बनेगा तुम्हारा, सर्कल वो होगा रियल। रियल क्यों कह रहा हूं बच्चों, देखो रेडियस क्योंकि रियल आ रही है, सर्कल का रियल होना रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर रेडियस रियल है तो सर्कल भी क्या होगा तुम्हारा, रियल होगा। आप इससे और भी बातें डिराइव कर सकते हो बच्चों कि g² प्लस f² का वैल्यू जो सम है वो c से बड़ा होना चाहिए, ये सब बातें हैं। दूसरी बात क्या है बच्चों, देखो इसमें अगर तुम्हारा g² प्लस f² माइनस का c अगर लेस देन 0 हो गया तो इस केस में सर्कल जो बनेगा बच्चों तुम्हारा इमेजिनरी बनेगा। ठीक है, सर्कल हम बना नहीं सकते इस केस में। अगर सर्कल इमेजिनरी है तो ये वाला हिस्सा बच्चों तुम्हारा कॉम्प्लेक्स का बनता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में अलग से ज्योमेट्री पढ़ते हैं, वहां पर फिर सर्कल को आप ड्रॉ करोगे, आर्गिन प्लेन, वो सब बातें उसके लिए दूसरी होती है। तीसरी बात क्या रहती है, अगर तुम्हारा g² प्लस f² माइनस सी का वैल्यू अगर 0 हो गया बच्चों, यहाँ पर जो चीज रिप्रेजेंट करेगी वो तुम्हारा पॉइंट होगी, क्योंकि अगर आपका पॉइंट है सेंटर से कुछ दूरी तो होगा ये। अब आपका यही डिस्टेंस जो था बच्चों ये 0 होने वाला है, यानी कि ये जो आपका जनरल पॉइंट P था जिसको आप लोकस कह रहे थे, वही पॉइंट उठ करके कहां पर आ गया, सेंटर के ऊपर आ गया, तो सर्कल कभी आपका बनेगा नहीं। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तुम्हारा पॉइंट। तो ये बेसिक बेसिक कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होती है। अगली बात सुनोगे, देखो अगली चीज क्या है अपने पास में, आपके पास में जो जनरल इक्वेशन होती है बच्चों, जनरल इक्वेशन में मैं लिख देता हूं, जनरल इक्वेशन है आपके पास एक बार और, प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0। अब इसमें कुछ कुछ 2-4 बातें उनको आप ध्यान रखोगे। देखो पहली चीज इसके अंदर ये है, अगर कभी तुम्हारा c जो है अगर उसका वैल्यू 0 हो जाए, जिस तरीके से हमने 2D में पढ़ा था ना, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है तुम्हारा बच्चों, अगर यहाँ पर c इंटरसेप्ट बोला जाता है, अगर यही c का वैल्यू 0 हो जाए तो ये जो इक्वेशन होता है हमेशा ओरिजिन से पास करके जाएगा स्ट्रेट लाइन। वही चीज इसके अंदर होती है, अगर c का वैल्यू तुम्हारा 0 हो गया तो जो सर्कल होगा, सर्कल ऑलवेज पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो बच्चों तुम, अगर यहाँ पर 0,0 जो तुम्हारा पॉइंट था, आप अगर उन पॉइंट्स को x और y की जगह पे रख दोगे तो सब पूरी इक्वेशन आपकी वैलिड हो जाएगी, अगर केवल c 0 हुआ तो। कहने का मतलब जो सर्कल आपका बनेगा बच्चों वो कैसा भी बन सकता है, पर सर्कल हमेशा किससे पास करके जाएगा, सेंटर से पास करके जाएगा ही जाएगा। ठीक, अगली बात ध्यान से सुनना, देखो अगर किसी केस में तुम्हारे पास में बच्चों f की वैल्यू 0 होगी, f क्या हो गया तुम्हारे पास में 0 हो गया, अगर f 0 हो जाता है इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात सुनो, आप सेंटर जिस समय में निकालने जा रहे होंगे, सेंटर जब भी निकालोगे आप, सेंटर आप कितना लिखते हो बच्चों, देखो -g, -f लिखते हो, और f का वैल्यू पहले से ही कितना हो चुका है 0, यानी कि ये जो टर्म है तुम्हारे पास में बच्चों 2fy वाली, ये कभी आएगी नहीं। तो इस केस में आप क्या कहोगे, जो सर्कल होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा, सेंटर ऑफ सर्कल, वो कहां पर लाई करेगा तुम्हारा, वो लाई करेगा बच्चों ऑन y एक्सिस पे। आपका जो सर्कल बनने वाला है वो कुछ इस तरीके से बनेगा, सर्कल का सेंटर यहां हो सकता है, नेगेटिव y एक्सिस पे हो सकता है, तो सर्कल कुछ इस तरीके से आपका बन सकता है। तीसरा केस क्या रहता है हमारे पास में बच्चों, अगर कभी भी g का वैल्यू तुम्हारा 0 हो, इस केस में क्या कहोगे आप लोग बच्चों, देखो जो सेंटर होगा तुम्हारे पास में वो 0,-f होगा, और इस केस में अब तुम्हारा जो सेंटर लाई करेगा, सेंटर लाई ऑन x एक्सिस, इस केस में तुम्हारा जो सेंटर लाई कर जाएगा बच्चों वो x एक्सिस पर लाई कर जाएगा। ठीक है, 2-4 बातें जो है बेसिक बेसिक आप ध्यान रखोगे, जब हमारे इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल आएगा तो इसमें थोड़ा सा तुम्हारा ये काम आएगा। ठीक है, अगली बात सुनना, अब यहाँ पर देखो अगली चीज है हमारे पास में डायमेट्रिक फॉर्म। डायमेट्रिक फॉर्म के ऊपर 2-3 बार क्वेश्चन आ भी चुका है। डायमेट्रिक फॉर्म होता क्या है वो ध्यान से समझना। देखो मान लो कि अपने पास में कोई सर्कल रहा, जो इसका ये हमारा सेंटर रहा, इस बार ना तुमको सेंटर दिया जाएगा ना रेडियस दिया जाएगा, बस ये कहा जाएगा कि सर्कल जो है उस पर एक डायमीटर लाई कर रही थी, और जो डायमीटर तुम्हारी लाई कर रही थी बच्चों उसके एंड पॉइंट पता था, यानी कि जिस जगह पे वो सर्कमफेरेंस को जा करके
इंटरसेक्ट कर रही थी, आपको उसके एंड पॉइंट पता थे। एक तो ये तरीका हो सकता है, आपको ये सबको पता है कि डायमीटर जो होती है वो रेडियस का क्या होती है बच्चों, डबल होती है। ये कह सकते हो आपका ये जो पॉइंट बनेगा बच्चों, ये सेंटर आपका जो रहेगा, या ओ भी कह सकते हो उस पॉइंट को, ये जो सेंटर रहेगा बच्चों तुम्हारा, ये सेंटर तुम्हारा इस लाइन ए बी को डिवाइड करेगा 1:1 में, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो। उसके बाद ये जो पॉइंट आ जाएगा तुम्हारा, उससे डिस्टेंस निकालोगे तो रेडियस आ जाएगा। पर इसके थ्रू ना जा करके हम इसमें केवल ये कंसेप्ट लगा लेते हैं कि आपका x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस में y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाता है तुम्हारा, ये 0। ठीक है, आसान सी बात है। ये आया कैसे वो सब भी थोड़ा बहुत मैं तुमको समझा देता हूँ। यहाँ से अगर तुमको मालूम हो, आपने बचपन में पढ़ा भी होगा ये थ्योरम, अगर कोई सेमी सर्कल है उसके डायमीटर पर अगर तुम ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, उसका एक बेस जो रहे यहाँ पर रहे, तो आपका ये वाला पोर्शन हमेशा क्या बनता है बच्चों, 90 डिग्री बनता है। आपका ये वाला पॉइंट क्या रहा देखो, एक्स कॉमा वाई। अगर आप इस पॉइंट को सी नाम दे दो, जो AC लाइन है और जो आपका CB लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है देखो, परपेंडिकुलर है। और जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1। उसी के थ्रू बस ये रिजल्ट निकल जाता है। ठीक है, बस इतना भी ध्यान रखोगे, हमें केवल रिजल्ट से काम है, रिजल्ट से काम चल जाएगा। ठीक है, अगली बात ध्यान से सुनना, देखो इधर पर अब इसके ऊपर बेसिक से क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ भी आपको कोई डायमीटर दे दे बच्चों, डायमीट्रिक एंड दे दे किसी का, ये 1,2 दे दिया इसने, ये 3,4 दे दिया, तो आप इसका सर्कल का इक्वेशन डायरेक्टली निकाल सकते हो। बस आप इसको x1 y1 एज्यूम करोगे, इस वाले पॉइंट को आप x2 y2 एज्यूम करोगे। सेंटर डिफरेंट तरीके से, अलग तरीके से आपको निकालने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब इसके और आगे बढ़ते हैं। देखो इससे आगे अपने पास में क्या है, और इस चैप्टर में अभी हमारे पास में, इस चैप्टर में बच्चों अगली जो चीज आती है हमारे पास में, जो ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल काफी बनने के चांसेस रहते हैं बच्चों। इंटरसेप्ट पूछता है आपसे, इंटरसेप्ट ऑन x एंड y एक्सिस, दोनों एक्सिस के ऊपर जो सर्कल ने इंटरसेप्ट काटा है वो इंटरसेप्ट क्या है। पहले तो ये समझेंगे कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है। आपने 2D में पढ़ा होगा बच्चों, जो 2D लाइन हुआ करती थी हमारी, अगर वो इस तरीके से पास होकर के चली गई है तो जिस पॉइंट पे उसने y को कट किया है उसको y इंटरसेप्ट बोल दिया करते थे। अब इसी चीज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं इसके थ्रू। देखो जब आप किसी भी सर्कल को ड्रॉ करोगे, सर्कल को ड्रॉ करने के बाद जरूरी तो नहीं है कि सर्कल आपका हमेशा ऊपर रहे। मान लो मैंने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, मान लो मैंने लाइन को पिक करता हूँ बच्चों में, यहाँ पर मैंने लाइन बनाई है, और लाइन जो बन रही है आपकी वो कुछ इस तरीके से, मान लो एक ये आपकी y एक्सिस रही है और ये वाली लाइन आपकी कुछ इस तरीके से x एक्सिस रही। अब मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ कि एक हमारा सर्कल ड्रॉ हो। ठीक है, अब अगर मैं सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ तो सर्कल आप बना सकते हो। देखो सर्कल मान लो आपने इस तरीके से कुछ बना दिया, ठीक है, और आपका जो ये सर्कल बना है इस जगह पर, एक जो सर्कल हमारा रहेगा, एक मिनट रुकना, तो मैं दूसरी स्लाइड पर समझा देता हूँ। देखो तुम्हें, आप ऐसे सोचोगे, आपके पास में अगर कोई भी सर्कल रहा, ठीक है, मैं दोबारा बना देता हूँ। देखो इस बात को, अगर मान लो कोई लाइन रही तुम्हारे पास में ये, और एक ये दूसरी लाइन रही तुम्हारी, ठीक है, आप कोई सर्कल ड्रॉ कर रहे हो इस तरीके से, और जो तुमने सर्कल ड्रॉ किया है बच्चों वो कुछ इस तरीके से पास होकर के गया है। जरूरी नहीं बच्चों ओरिजिन से पास करे, वो कहीं से भी पास कर सकता है। ठीक है, अब ये मान लो कि ये कोई पॉइंट था बच्चों, कोई भी पॉइंट हो सकता है, और ये भी तुम्हारा कोई पॉइंट हो सकता है। मान लो, चलो जनरली हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, फिलहाल के लिए 0,0 मान लेते हैं, और जिस जगह पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया है वो पॉइंट हो गया बच्चों हमारा a,0। इसी तरीके से मैं इसको कोई पॉइंट मान सकता हूँ बच्चों 0,b। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई सर्कल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को जितने भी पॉइंट पे कट किया, इसका ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट और ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो ये डिस्टेंस चल रहा है, इसी को क्या बोलते हो बच्चों तुम, इसी को बोलते हो एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरीके से अगर मैं वाई इंटरसेप्ट में बात करूं तो वाई इंटरसेप्ट वाली चीज कौन सी हो जाएगी बच्चों हमारी, ये चीज आ जाएगी हमारी वाई इंटरसेप्ट। अब एक चीज नोटिस करना, हम किसी का इंटरसेप्ट निकाल कैसे सकते हैं, बात करेंगे बच्चों इधर पर हम जनरल इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पर दो बातें होंगी, अगर आप यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट निकालना चाहते हो और वाई इंटरसेप्ट निकालना चाहते हो, तो पहली बात तो आप इसको फॉर्मूले से भी ध्यान रख सकते हो। अगर मैं एक्स इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूँ इसका, तो सिंपल सा इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ट्वाइस ऑफ रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। कहने का मतलब आपको एक्स कोएफिशिएंट चाहिए और कांस्टेंट टर्म सी चाहिए। अगर मुझे वाई इंटरसेप्ट निकालना है इधर पर, तो वाई इंटरसेप्ट कितना होगा मेरे पास में, ये आ जाएगा बच्चों 2 रूट अंडर एफ स्क्वायर माइनस का सी आ जाएगा। अब इसी बात को थोड़ा सा क्वेश्चन के थ्रू समझने की हम कोशिश करें। तो क्वेश्चन के थ्रू जब हम इस बात को समझेंगे तो क्या होगा, देखो मान लो कि तुम्हारे पास में कोई इक्वेशन दे दी जाए बच्चों, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। मान लो मैंने ये इक्वेशन दे दी तुम्हारे पास में बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4y प्लस 2 बराबर 0। ठीक है,
आप पहले तो एक चीज को फॉर्मूले से करके देख सकते हो बच्चों, अगर तुमने एक्स इंटरसेप्ट इसमें निकाला तो एक्स इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा तुम्हारा, ट्वाइस ऑफ रूट अंडर जी स्क्वायर माइनस सी। जी स्क्वायर अब यहाँ पर निकाला जाएगा बच्चों, तो जी स्क्वायर निकालने पर 3/2 का आपको क्या करना होगा, देखो स्क्वायर करना होगा, और माइनस का सी करोगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों तुम्हारा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब अगर मैं इस बात को कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा बच्चों तुम्हारा 9/4 और माइनस का 2, एलसीएम वगैरह लेंगे तो 4 टू जेड 1/4 हो जाएगा, 1/4 रूट से बाहर आएगा तो 1/2, दैट इज इंटरसेप्ट एक्स पर कितना आ रहा है 1। फर्दर तुम अगर वाई इंटरसेप्ट निकालना चाहो तब भी फॉर्मूला लग जाएगा। अब अगली एक लॉजिक इसके लिए और समझ लो, देखो अगर कोई सर्कल रहा होगा बच्चों, अगर किसी सर्कल ने एक्स पर एक्स एक्सिस को कट किया होगा तो सोच करके देखो एक्स एक्सिस पर वाई ऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे थे उसी इक्वेशन में बच्चों वाई की जगह पर क्या रख दो, देखो 0। वाई को 0 इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि सर्कल अगर एक्स इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, एक्स पर एक्सिस पर कट कर रहा है, तो उसके हर एक पॉइंट पर वाई क्या रहेगा, 0। यहाँ पर भी वाई 0 होगा और यहाँ पर भी वाई 0 होगा। जैसे ही मैं y को 0 करता हूं तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा बच्चों, और प्लस का कितना हो जाएगा तुम्हारा 2। इससे आपको क्या फायदा मिला, इससे आपको एक क्वाड्रेटिक बनती हुई नजर आएगी बच्चों, जिसके आप फैक्टर इजीली कर सकते हो। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, x-1 और x-2 बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, देखो इससे ये होगा बच्चों कि कोई सर्कल ऐसा रहा होगा कि उसने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट किया होगा, एक पॉइंट तुम्हारा क्या रहा होगा 1 और एक पॉइंट क्या रहा होगा 2। मैंने तुमसे कहा कि इसका इंटरसेप्ट निकालना था, इंटरसेप्ट का मतलब इसकी लंबाई तो थी। अब इसकी लंबाई जब तुम निकालोगे तो ये पॉइंट कितना रहेगा तुम्हारा 1,0 रहेगा, और ये वाला पॉइंट कितना रहेगा बच्चों तुम्हारा 2,0। मैं पूछता हूँ तुमसे 1,0 और 2,0 के बीच का डिस्टेंस निकालो तो आप उसको कितना कहोगे, 1 यूनिट से उसको कहोगे। तो इस तरीके से अगर तुमको फॉर्मूला भी ना भी हो याद, अगर भूल जाओ प्रेशर के चलते, तो आप इस कंसेप्ट के थ्रू भी उसमें एंटर कर सकते हो। ठीक है, इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, मान लो आपको पॉइंट में डिस्टेंस निकालना नहीं आ रहा है, आप यहाँ से इसके रूट्स निकाल लो। रूट्स तो निकाल पा रहे होंगे, देखो तुम लोग रूट्स कितने आ जाएंगे बच्चों इसके 1,2 आए। आपको अगर इंटरसेप्ट कोई भी निकालना है, चाहे एक्स है या वाई है, आप मॉड लगाओगे, इन दोनों बातों को रखोगे, कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो कहीं पर भी रख सकते हो, और बीच में इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। इस बात को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरा आंसर कितना आएगा +1। इस तरीके से दो पॉइंट के बीच का आप क्या कर सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। वही बात हमारी क्या आ जाएगी, इंटरसेप्ट हमारे पास में आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी बात तो तुमको समझ आई होगी। अब अगली बात नोटिस करना, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन के थ्रू आते हैं पहले हम इसमें, जो लास्ट ईयर हमारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन बता देता हूँ मैं तुम्हें, क्वेश्चन क्या था बच्चों को, ये पूछा गया था हमारा 2022 में। ठीक है, 2022 में क्या क्वेश्चन पूछा गया था अपना, उस क्वेश्चन को समझने की पहले कोशिश करना। क्वेश्चन ये कहा गया था बच्चों तुमसे कि आपके पास में एक सर्कल है और उसकी इक्वेशन तुमको निकालनी थी, और उस सर्कल के बारे में ये कहा गया था बच्चों, देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, एक इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको निकालनी है, इसके बारे में और भी जानकारी है तुम्हारे पास में। खास बात ये है बच्चों कि ये सर्कल जो है तुम्हारा, ये टच करता है किस किस को, देखो टच इज बोथ द एक्सिस, यानी कि दोनों एक्सिस को इसने टच कर लिया। ठीक है, इन द कहां पर बच्चों तुम्हारा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये टच करके निकल गया है। अब अगली बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, देखो अगली चीज इसने ये कहा दोनों क्वाड्रेंट को टच तो करता है, और साथ ही साथ किसको टच करता है बच्चों, ये लाइन है एक तुम्हारा y-2 बराबर में 0। अब इस बात को सॉल्व कैसे करना होता है, देखो ध्यान रखना, अपना एंटर कैसे करोगे क्वेश्चन में, उसमें आइडिया ये लगाना, देखो आपको निकालना क्या है, देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालना। मैंने तुमसे बताया ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालने के लिए दो बातें मुझे चाहिए, एक सेंटर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए मुझे, रेडियस। तो सेंटर और रेडियस निकालने की कोशिश करो। अब ऐसा सर्कल कोई बनाओ, सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि सर्कल जो है बच्चों वो दोनों एक्सिस को टच करके जाता है। अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करके जाएगा तो कुछ इस तरीके का आपका ये सर्कल रहेगा यहाँ पर। ठीक है, आप सर्कल बनाओगे इस तरीके से, तो आपका सर्कल जो रहेगा यहाँ पे, सर्कल इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, सर्कल बन जाएगा बच्चों कुछ कुछ तुम्हारा ऐसे में। ठीक है, दोनों एक्सिस को ध्यान रखना, ये टच करके जा रहे हैं। अब इस जगह पर यहाँ पर कहीं पर बच्चों क्या होगा, देखो इसका तुम्हारा सेंटर होगा। इन दो बातों को निकालना है तुमको कि सेंटर कैसे आएगा और ये कैसे आएगा, ये सब बातें। अब फर्दर एक और बात नोटिस करो, देखो उसने ना तुमसे ये कहा है बच्चों कि जो सर्कल है वो एक लाइन y-2 को भी टच करके जा रहा है। अब लाइन जो होगी y-2 वो कहाँ से पास होकर के जाएगी, ये सोचना था। देखो अब जो लाइन है y-2 यानी कि y इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ मैं इस बात को, और लाइन y इक्वल टू 2 कहाँ से पास होकर के जा रही है, तो बच्चों देखो कुछ कुछ ऐसे, ये आपकी लाइन रहेगी। ठीक है, अब इस लाइन में आप ये सोचो कि ये जो लाइन होगी ये ऊपर से नीचे तक कितने डिस्टेंस पर होगी। कहने का मतलब मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि इसका डिस्टेंस कितना होगा। आप बिल्कुल कहोगे कि इसका डिस्टेंस हमारा 2 यूनिट होगा, यानी कि डायमीटर अगर 2 यूनिट हो गए तो आप सिंपली इसमें कह सकते हो कि इसका रेडियस हमारा 1 यूनिट आ जाएगा। तो चलो एक काम तो हो गया हमारा कि रेडियस हमारे से निकल गया। अब मुझको क्या निकालना है, मुझको निकालना है इसका सेंटर। अब सोच करके देखो, अगर कोई सर्कल दोनों एक्सिस को टच करके निकला, दोनों एक्सिस को टच करके निकला, तो उसका ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर रेडियस होगा।
यानी कि ये दोनों बातें आपकी बराबर होंगी। अगर ये 1 यूनिट पे है तो ये भी कितना होगा 1 यूनिट। और उसने खुद साफ साफ मेंशन किया है बच्चों कहां पर कट कर रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर फर्स्ट में ना लेकर के सेकंड में लेता तो मेरा एक्स ऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाता, वाई ऑर्डिनेट पॉजिटिव आ जाता, तो उस केस में कितना हो जाता -1,1 हो जाता। तो ये पॉइंट आपको कितना मिल जाएगा बच्चों 1,1 मिल जाएगा। अब सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ इसमें इक्वेशन बना सकता हूँ। मैंने कहा x-1 का होल स्क्वायर प्लस में y-1 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में रेडियस भी कितना है बच्चों 1। तो अब 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। आप इसको सिंपली ओपन कर दोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 2y, इधर से +1 इधर से +1 से कट जाएगा और -1 बराबर कितना बच जाएगा तुम्हारा ये 0। इस तरीके से हमारा ये कुछ कुछ वैल्यू आ गया। ठीक है, इतना इतना हम इस बात को लिख सकते हैं। तो ये हमारा किसका इक्वेशन आ जाएगा, एक ऐसे सर्कल का आ जाएगा जो दो लाइन के बीच में हो, यानी कि x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2 के बीच में। तो आप उसका इक्वेशन इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, फर्दर अगले टॉपिक पर हम जल्दी से आ जाते हैं। देखो अगला टॉपिक हमारे पास में क्या है बच्चों, अगले टॉपिक के बारे में हमारे पास में कि जब सर्कल दो आपस में टच करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इसकी कंडीशन मैं तुमको बता देता हूँ जल्दी जल्दी। अगर तुम्हारे पास में कोई भी दो सर्कल आ जाए बच्चों और आपस में वो टच करते हैं, इनको बोला जाता है बच्चों तुम्हारा कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्कल। ठीक है, कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्कल। तो आप इस बात को क्या लिखोगे, देखो अब अगर दो सर्कल आ जाए कांटेक्ट में, पहले तुमको इसका आइडिया दे देता हूँ कि कांटेक्ट ऑफ टू सर्कल हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसमें होगा क्या क्या। देखो दो सर्कल रह सकते हैं बच्चों, दो सर्कल ऐसे हो सकते हैं कि आपस में इंटरसेक्ट टच ना करें, दो सर्कल आपस में टच कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर आ सकते हैं, वो सब बातें यहाँ पर हम करेंगे। अब सोच करके देखो इस जगह पर अगर मैंने एक सर्कल बनाया, जो पहली केस ले लेता हूँ कि सर्कल दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। अगर दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो सोच करके देखो, एक सर्कल हमारा ये रहेगा और एक सर्कल हमारा ये रहेगा। इसका सेंटर कुछ भी हो सकता है, हमारा इसका सेंटर C1 रहेगा और इसका सेंटर हमारा क्या रहेगा बच्चों C2। अब आप करोगे क्या, देखो इसमें सेंटर 1 से सेंटर 2 तक का डिस्टेंस आप निकाल करके देखो। अगर C1 C2 के बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर इसकी कुछ रेडियस होगी बच्चों ये R1 रहेगा, इसकी कुछ रेडियस रहेगी ये तुम्हारा R2 रहेगा। अगर आप R1 को भी नीचे फैलाओ और R2 को भी नीचे लाओ तो C1 C2 हमेशा क्या रहेगा बच्चों, R1 प्लस R2 से हमेशा बड़ा ही रहेगा। अगली कंडीशन सुनना, देखो यहाँ पर अगली कंडीशन क्या है, अगर कोई दो सर्कल तुम्हारे पास में आ जाए और वो दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटर टच कर जाए बच्चों, केवल टच कर जाए, ये C1 रहेगा ये C2 रहेगा, इसका रेडियस तुम्हारा R1 रहेगा, इसका रेडियस R2 रहेगा। ये आपको देखते ही पता चल रहा होगा C1 से C2 तक का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, R1 और R2। कहने का मतलब कॉन्टेक्ट ऑफ टू सर्कल में आप दो बातें ध्यान रखोगे, सेंटर सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच की रेडियस, रेडियस का सम निकालोगे, सेंटर के डिस्टेंस से उनको कंपेयर करके देखोगे। अगर सेंटर के बीच के डिस्टेंस ज्यादा आता है सम से तो टच नहीं करेंगे एक दूसरे को वो, अगर डिस्टेंस जो आ जाता है सेंटर के बीच का रेडियस के सम के बराबर तो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे एक्सटर्नली। एक और बात ध्यान रखोगे, टेंजेंसी की भी कंडीशन ध्यान रख सकते हो यहाँ पर। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट जो बन सकती है बच्चों, इसमें 4 कॉमन टेंजेंट तुम्हारी बन सकती है। ठीक है, दो इस तरीके से डायरेक्ट और बच्चों दो तुम्हारी ट्रांसवर्सल इस तरीके से टेंजेंट बन सकती है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट बनाना चाहोगे तो टोटल नंबर ऑफ टेंजेंट तुम्हारी 3 टेंजेंट इसके अंदर बन सकती है। अगली बात सुनोगे, देखो अब इधर पर अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर अगला केस ये आ जाए कि आपको सर्कल में कुछ ऐसा मिल जाए। देखो तीसरा केस मैं तुमको बता रहा हूँ बच्चों, सर्कल एक दूसरे को अब इंटरसेक्ट कर दें। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होगा, देखो सर्कल, एक सर्कल बच्चों तुम्हारा ऐसा रहेगा और दूसरा सर्कल तुम्हारा कुछ इस तरीके से रहेगा। सर्कल इस तरीके से होंगे, रेडियस इनके अभी दूर दूर पर होंगे, एक C1 रहेगा बच्चों तुम्हारा, दूसरा C2 रहेगा। अब तुम सबसे पहले वही काम करोगे बच्चों, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस निकालोगे। अब सोच करके देखो बच्चों, यहाँ पर तुम्हारा R1 है और इस जगह पर तुम्हारा क्या है, देखो R2। अब इस चीज में शर्त क्या होती है, इसमें ध्यान रखोगे ऐसे, देखो R1 और R2 का अगर तुमने सम निकाला, खुद सोच करके देखो बच्चों, R1 जो है वो यहां से लेकर के यहां तक का नाम है, R2 जो है वो तुम्हारा यहां से लेकर के यहां तक का नाम है, और यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस कौन है, देखो C1 और C2 है। तो कहने का मतलब R1 और R2 को अगर मैं जोड़ूंगा तो वो हमेशा क्या है, वो हमेशा बच्चों ज्यादा है। और अगर इसी तरीके से मैंने R1 में से R2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मान लो मैंने इन दोनों बातों को सब्ट्रैक्ट करा बच्चों, R1 में से मैंने R2 को घटाने की कोशिश करी, तो कहने का मतलब ये होगा ये वाला पार्ट दोनों से हमेशा के लिए रिमूव हो जाएगा। इसका जो हिस्सा बच जाएगा, मैं इस कलर से तुमको शो करके दिखा रहा हूं बच्चों, इसका ये वाला हिस्सा बच जाएगा और इसका ये वाला हिस्सा बच जाएगा। ये मिडल वाला पोर्शन जो है, देखो ये मिडल वाला पोर्शन कभी भी इसमें नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा, इस केस में तुम्हारा जो R1 माइनस R2 का जो सब्ट्रैक्शन है वो कम होगा। इस कंडीशन को ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट कंडीशन है सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें दोनों बातें हमारी शामिल होती है। C1 C2 का डिस्टेंस हमेशा क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए R1 प्लस R2 से, और C1 C2 का डिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहना चाहिए किससे, उन दोनों के डिफरेंस से। अगला केस सुनोगे, देखो यहाँ पर अगला केस क्या है हमारे पास में, अगला केस हमारे पास में ये बनता है, अगर कोई दो सर्कल एक दूसरे को टच कर जाए बच्चों इंटरनली, इंटरनल में आ जाए, एक सर्कल ये रहा हमारा और दूसरा सर्कल ये रहा। अगर ये सेंटर C1 रहा बच्चों और ये सेंटर C2 रहा,
इसका रेडियस, अब ध्यान से बात को समझोगे, देखो अगर इसका रेडियस हमारे पास में बच्चों यहां से यहां तक r1 है और इसका रेडियस यहां से लेकर के यहां तक r2 है। अब सोच करके देखो इधर पर, अगर मैं c1 से c2 तक का डिस्टेंस निकालना चाहूँ, मैं तुम्हारे सामने दोबारा ड्रॉ भी कर देता हूँ बच्चों, ये r1 रहा और ये वाला डिस्टेंस हमारे पास में रहा देखो r2। अगर सोच करके देखो, अगर मैंने C1 से C2 तक के बीच का डिस्टेंस निकाला, क्या वो इनके रिलेशन में कुछ आ पाएगा? लेकिन एक चीज सोचो, अगर मैंने R1 में से R2 को घटा दिया, यानी कि ये पोर्शन हट जाएगा यहां से, इस जगह पर रखा हुआ था C1 और इस जगह पर रखा हुआ था C2, कहने का मतलब ये वाला पोर्शन मेरा बच जाएगा। कौन से पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं? देखो ये वाला पोर्शन अब मेरे पास में बच जाएगा और ये पोर्शन किसके बराबर आ जाएगा? कहने का मतलब जो इस केस में C1 C2 का डिस्टेंस होता है वो सब्ट्रैक्शन के बराबर। तो कहने का मतलब ये बनता है तुम्हारे पास में दो तीन बातें तुमको ध्यान रखनी है। अगर सम निकालोगे, पहले सम के थ्रू जाना है, सम के थ्रू सोचना है तुमको कि सम अगर ज्यादा आ रहा है, किस सम अगर कम आ रहा है किससे, देखो सेंटर के बीच से, तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सम बराबर आ जाता है तो इंटरसेक्ट करेंगे, टच करेंगे केवल वो। और अगर सम तुम्हारा किसका R1 R2 का ज्यादा है C1 C2 से, तो फिर कंक्लूड ये करोगे R1 माइनस R2 निकाल करके देखोगे, अगर दोनों के बीच के रेडियस का डिफरेंस जो है वो कम आ रहा है तो आपका दोनों सर्कल क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इसमें ध्यान रख सकते हो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इसकी कितनी होंगी बच्चों? केवल 2। इस वाले केस में अगर तुम ध्यान रखना चाहो तो नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होगी? केवल 1। एक लास्ट केस, बस इसको ध्यान रखोगे, अभी तक इसके ऊपर कभी सवाल बना नहीं है पर फिर भी ध्यान रख सकते हो। देखो इसको, आपके पास में अगर कभी कोई सर्कल आ जाए, ठीक है, और सर्कल के अंदर, सर्कल लाई विद इन अ सर्कल, एक सर्कल ये रहा इसका सेंटर बच्चों कुछ C1 रहा, एक सर्कल ये रहा इसका सेंटर तुम्हारा C2 रहा। इस केस में अगर तुम बताना चाहो कि सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आप इसको मान सकते हो देखो R1, इस वाली कंडीशन को मान सकते हो देखो आप कितना, देखो R2। अब सोच करके देखो, मैं फिर दोबारा एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये वाला डिस्टेंस कितना रहा मेरे पास में? R1। और R2 जो है ना बच्चों वो पूरा नहीं है, यहाँ तक केवल इतना है देखो R2। अब सोच करके देखो, मैं R2 इसी के जस्ट ऊपर बनाता हूँ, मैंने इतना वाला पोर्शन छोड़ रखा है। अब इस जगह से क्या होगा? देखो अगर तुमने इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करी, तो कहने का मतलब R1 से इतना पोर्शन तो गायब हो जाएगा। अब अगर ये इतना पोर्शन गायब भी हो गया, ये C1 था बच्चों और ये वाला C2 था, क्या ये C1 C2 के बराबर आएगा? आप कहोगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये जो पोर्शन है बच्चों ये वाला, ये अभी भी बच गया। तो आप क्या कहोगे? देखो इस केस में R1 माइनस R2 का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो हमेशा क्या रहेगा बच्चों तुम्हारा? वो हमेशा ज्यादा रहेगा किस केस से? देखो C1 C2 के बीच के डिस्टेंस से। तो ये केस याद रखोगे। अभी तक ये इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बना, इसके ऊपर मैं लास्ट क्वेश्चन तुम्हें एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। आपके पास में मान लो बच्चों के दो सर्कल है, आपके पास में ना कोई भी दो सर्कल रहे, और उन दो सर्कल के बारे में मैं तुमको बता देता हूँ कि सर्कल्स जो है इनकी इक्वेशन में जनरल इक्वेशन दे रहे हैं। एक को मैं C1 नाम दे देता हूँ, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 4y बराबर 0। और एक दूसरी सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास में C2, इसका वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8y माइनस का 4 बराबर में 0। अब आपको ये बताना है कि इन दोनों सर्कल के बारे में कौन सी बात हमारी करेक्ट होगी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों ऑप्शन तुम्हारे पास में, C1 एंड C2 टच ईच अदर, टच ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे को टच करेंगे, और वो भी कैसे? इंटरनली कह रहा है पहला केस। ठीक है, मैं अभी हिंट भी दे दूंगा तुम्हें इसका कि करना कैसे इसको सॉल्व। C1 C2 कह रहा है एक्सटर्नली एक दूसरे को टच करेंगे। ठीक है, अगला थर्ड वाला पॉइंट कह रहा है बच्चों तुमको, सी वाला पॉइंट, C1 एंड C2 कट ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे को कट कर ईच अदर करेंगे, कट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, यानी कि इंटरसेक्शन वाली बात कर। अगला लास्ट ऑप्शन तुम्हारे पास में बच्चों है C1 एंड C2 लाई इनसाइड द अदर। ठीक है, मतलब एक दूसरे के अंदर ही एक दूसरे को कंटेन करते हैं। मैं हिंट बता देता हूँ देखो इसका, दोनों केसेस में तुमको दो बातें निकालनी है। यहाँ पर देखो इस वाले केस में तुम्हें इसका सेंटर और रेडियस, दोनों बातों के लिए सेम चीज निकालोगे, दोनों का सेंटर निकालोगे और दोनों का रेडियस निकालोगे। सेंटर जो आएंगे इनके C1, C2 आएगा, सेंटर जो रेडियस जो आएंगे इनके R1, R2 आएगा। पहली बात तुम निकाल करके देखोगे, सबसे पहला स्टेप C1 C2 का डिस्टेंस, ये तो हमेशा ही निकालना होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके ऑर्डिनेट्स आएंगे तुम्हारे पास में, उसका आप डिस्टेंस निकाल लोगे। अगली चीज, अब यहाँ पर तुम निकालोगे रेडियस का R1 प्लस R2। अब अगर R1 प्लस R2 का सम C1 C2 के बराबर आ तो उस केस में इंटरनली क्या करेंगे? देखो ये एक्सटर्नली एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। इंटरनली वाली कंडीशन टच कराने की क्या होती है? देखो इंटरनली वाली कंडीशन में तुम्हारे पास में ये वाली कंडीशन रहती है, देखो इन दोनों का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो सब्ट्रैक्शन पे जाना चाहिए। तो इतना हिंट मैंने तुमको दिया, इसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। और खास बात है, आप कोशिश करके देखना, ज्यादातर क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो जाएंगे 2017 सेकंड और 2016 में भी इसके काफी क्वेश्चंस तुम्हारे बने हुए हैं। तो उनको ट्राई करके देखोगे तो तुम्हारा अच्छा खासा ये चैप्टर कवर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको कवर करके रखना, बाकी तुम लोगों से जल्द ही मिलते हैं नई क्लास के साथ। ठीक है, थैंक यू।